डीआर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और विद्यार्थियों, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर है इसके बारे में। इससे पहले अपन ने लिथोस्फीयर है इसके बारे में अपन ने पढ़ा था, एटमोस्फीयर है वो भी अपन ने पढ़ा था। आज अपन जलमंडल है हाइड्रोस्फीयर है इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन कह सकते हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को यानी अंत तक आप जरूर देखें और यानी अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए डीआर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो सके। तो देखिए कि सबसे पहले अपन जलमंडल है हाइड्रोस्फीयर है इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी अंडर ग्रेजुएट जो क्लासेज है यानी उनमें भी जलमंडल है यानी हाइड्रोस्फीयर है उसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले जैसे दो शब्द यहां पर दे रखे हैं, हाइड्रोस्फीयर और हाइड्रोलॉजी। फिर अपन ने और शब्द लिखे हैं यानी ओशियनोग्राफी और ओशियनोलॉजी, दो शब्द अपन ने लिखे हैं। दोनों में थोड़ा अंतर है, हालांकि लगभग अपन सेम मानते हैं। देखो हाइड्रोस्फीयर है और हाइड्रोलॉजी, इन दोनों में क्या कि हाइड्रोस्फीयर जलमंडल जिसको अपन कहते हैं, तो ये हाइड्रोस्फीयर क्या है कि जो जल है यानी महासागर अपन लिख सकते हैं, इसमें सागर लिख सकते हैं, उनका जो सामान्य अध्ययन है उस सामान्य अध्ययन को हाइड्रोस्फीयर जलमंडल कहा जाता है। अर्थात इसका भौगोलिक दृष्टिकोण है अपनाते हुए अपन अध्ययन करते हैं, यानी भौगोलिक दृष्टिकोण है यानी वही क्या कहलाता है, हाइड्रोस्फीयर के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि हाइड्रोलॉजी है ये महासागर सागर जल है यानी जल विज्ञान कह सकते हैं। और इसमें जो महासागर है सागर है जल है उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इसमें अपनाया जाता है, वह हाइड्रोलॉजी में आता है। इसी प्रकार से जैसे ओशियनोग्राफी है ओशियनोलॉजी है यानी इसमें भी वही चीजें हैं। यानी ओशियनोग्राफी जल के बारे में अध्ययन किया जाता है, ओशियनोलॉजी है यानी जो वैज्ञानिक पद्धति से जल का अध्ययन किया जाता। अब हाइड्रोस्फीयर और ओशियनोग्राफी है, उनमें से वाइड रूप किसका है, विस्तृत कौन सा है? तो जो ओशियनोग्राफी है अंडर ग्रेजुएट जो क्लासें होती है यानी जो स्नातक से नीचे की जो भी क्लासें अपन देखते हैं तो उसमें जलमंडल है उसका सामान्य अध्ययन के बारे में चलता। जबकि हाइड्रोस्फीयर आता है उसमें व्यापक यानी जल किस रूप में पाया जाता है यानी उसका विस्तृत अध्ययन किया था हाइड्रोस्फीयर। इसमें सामान्य ओशियनोग्राफी है सामान्य, लेकिन हाइड्रोस्फीयर है यानी जल जिस रूप में पाया था उसी प्रकार से उसका अध्ययन किया। जैसे उदाहरण के रूप में अपन लिखें कि जैसे धरातल है, धरातल पर जल कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया। इसी प्रकार से जो भूगर्भ है उसमें भी जल कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। जैसे जैसे अपन उच्च अक्षांशों पर जाएंगे तो उच्च अक्षांशों पर यही जल तरल अवस्था में न प्राप्त होकर के कौन सी अवस्था में प्राप्त होता है, यानी सॉलिड अवस्था में यानी ठोस अवस्था में है। जबकि अपनी सरफेस है और पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें लिक्विड अवस्था में यह पाया जाता है। और इसके साथ में ही जो एटमॉस्फेयर है हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में यही जो जल है कौन सी अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो ये वाइड रूप हो गया, इसका विस्तृत रूप है हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत जल का जिस रूप में जल पाया जाता है उसी रूप में उसका अध्ययन किया जाता है वो हाइड्रोस्फीयर। तो इसका मतलब वाइड रूप हो गया। ओशियनोग्राफी की तुलना में हाइड्रोस्फीयर है ये ज्यादा विस्तृत है, व्यापक रूप अपन इसको कह सकते हैं। तो इसमें अपन हाइड्रोस्फीयर यानी इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अंत तक आप वीडियो को जरूर देखते रहिए। ये तो इनमें अंतर, पहले जो शब्द है यानी इन्हीं में अंतर, थोड़ी सी और अपन चर्चा करें तो जैसे जलमंडल है प्रतिवर्ष 22 मार्च है इसको विश्व जल दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 22 मार्च को यानी विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिए 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस है, बायोडाइवर्सिटी डे, वो 22 मई है।
आने वाला। और इसके साथ में ही प्रतिवर्ष जो 8 जून है इसको विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। कि विश्व महासागर जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। 5 जून को नहीं, 5 जून को विश्व पर्यावरण एनवायरमेंटल डे है, यानी वो यानी जो वर्ल्ड ओशियन डे है वो 8 जून है, 8 जून को मनाया जाता है। 22 मार्च है उसको यानी वर्ल्ड वाटर डे है, यानी उसके रूप में याद किया जाता है। अब जो ये जलमंडल है यानी इसमें अपन ने देखा जलमंडल के साथ में ही दूसरा विस्तार पूर्वक अपन चर्चा करते हैं कि जल के बारे में किस प्रकार, कहां, कितनी मात्रा में, कैसे पाया जाता है। वर्तमान में पॉपुलेशन है कि पूरे विश्व में वर्तमान में जनसंख्या है यानी वो बढ़ रही है, और वही जनसंख्या अपना भरण पोषण करने के लिए यानी स्थानापूर्ति के लिए वो जनसंख्या है किस तरफ बढ़ रही है? समुद्रों की ओर बढ़ रही है। लेकिन समुद्र महासागर है ये भी कम नहीं है। समुद्र हैं, ये जो जलमंडल अपन लिख रहे हैं, जो महासागर हैं, ये भी धरातल की ओर बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है यानी ग्लोबल वार्मिंग अपन कह सकते हैं। भूमंडलीय उष्मन है, इसकी वजह से महासागर है वो धरातल का यानी अतिक्रमण कर रहे हैं और सी लेवल राइजिंग हो रहा है। महासागरीय जो समुद्र तल है यानी उस पर जल स्तर बढ़ रहा है, और जल स्तर बढ़ने के कारण वो धरातल का क्या कर रहे हैं? अतिक्रमण कर रहे हैं। तो दोनों ही अपन देख रहे हैं, इधर से जनसंख्या भी समुद्रों की ओर बढ़ रही है क्योंकि तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है। समुद्र है उनमें एक समस्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर है वो पिघल रही है, पिघला हुआ जल है वो महासागरों में जा रहा है, और जब महासागरों में वो जल जाएगा तो महासागरों का यानी सी लेवल राइजिंग हो रहा है, समुद्र तल बढ़ रहा है, और बढ़ता हुआ समुद्र तल है वो किस तरफ आगे बढ़ेगा? यानी जो धरातल है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। धरातल का क्या कर रहा है? यानी अतिक्रमण कर रहा है। अब हाइड्रोस्फीयर जो जलमंडल है इसमें कौन कौन से बिंदुओं की अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो वो सबसे पहले मैं वो बिंदु बता रहा हूं कि ये बिंदु अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज है यानी इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी विश्व की जलराशियों का जो वितरण है यानी इसके बारे में अपने को पढ़ना है कि विश्व की जलराशियों का जो वितरण है, मतलब जैसे महासागरों में जल, उत्तरी गोलार्ध में कितना जल है, दक्षिणी गोलार्ध में कितना जल है, यानी महासागर है यानी उनका जो जलीय है भाग है यानी उसके बारे में अपन डिस्ट्रीब्यूशन यानी उनका वितरण है, विश्व वितरण है यानी उसके बारे में अपन लिखेंगे। दूसरा है हाइड्रोलिक साइकिल, जलीय चक्कर है जिसको वाटर साइकिल के नाम से जाना आता है, यानी जो निरंतर प्रोसेस जारी रहता है जल चक्कर का, उस जल चक्कर के बारे में भी विस्तार से अपने को चर्चा करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यानी इसमें से बनता है। और इसके बाद में ओशियंस यानी जो महासागर है, एन इंट्रोडक्शन, महासागरों का जो परिचय है यानी उस परिचय के बारे में भी अपने को चर्चा करनी है। और ओशियन बॉटम रिलीफ यानी महासागरीय उच्चाउच, महासागरीय उच्चाउच में क्या आता है? जैसे महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों पर पर्वत पठार मैदान होते हैं, उसी प्रकार से महासागरों के भी उच्चाउच होते हैं। जैसे महाद्वीपीय मग्न तट होता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल होता है, सागरीय नितल अपन लिख सकते हैं, और ट्रेंस यानी जो गर्त वगैरह हैं यानी उनके बारे में यानी उसको ओशियन बॉटम रिलीफ के नाम से जिसको जाना आता है। इसके बाद में सैलिनिटी है यानी उसके बाद लवणता, क्योंकि महासागरीय जल अपने को पता है कि खारा होता है, मीठा नहीं होता है, तो उस महासागरीय लवणता है उसके बारे में कौन से महासागर में कितनी लवणता कहां कम है और कहां पर यानी अधिक पाई जाती है उस लवणता के बारे में। और उसके बाद में ओशियन टेम्परेचर, महासागरों का जो तापमान है, और उस तापमान में भी अपन हॉरिजॉन्टल तापमान भी और वर्टिकल दोनों तरह का तापमान है यानी उसकी चर्चा करेंगे। क्षैतिज तापमान भी अपन लिखेंगे और जो ऊर्ध्वाधर तापमान है उसके बारे में भी अपने को चर्चा करनी है। और फिर इसके बाद ये सब एक के बाद एक जुड़े हुए मिलेंगे। इसके बाद में करंट्स यानी जो धाराएं हैं, वेव्स यानी जो तरंगे हैं, और टाइड यानी ज्वार भाटा है, यानी ये सब इसमें अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, उसके बाद में हाइड्रोलिक यानी साइकिल जलीय चक्र वाटर साइकिल है उसके बारे में, ओशियन एन इंट्रोडक्शन यानी महासागरों का सामान्य परिचय, ओशियन बॉटम रिलीफ महासागरीय उच्चावच, और सैलिनिटी यानी जो लवणता है, और
ओशियन टेम्परेचर यानी महासागरीय तापमान, यानी धाराएं, वेव्स यानी तरंग, टाइड का मतलब जो क्या हो गया, ज्वार भाटा, इसके बारे में पढ़ना है। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए, एक एक टॉपिक है यानी वो उसको अपन क्लियर करवाते हुए चलेंगे। हाँ विद्यार्थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज है, यानी इसके बारे में अपने को लिखना है। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज है, जिसे हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का कुल जो क्षेत्र एरिया अगर अपन लिखते हैं तो वो एरिया है 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है। और इस संपूर्ण जो एरिया आता है, जिसको लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर या जो वर्ग किलोमीटर अपन लिख देते हैं, इसमें जल भी आता है और स्थल भी आता है। दोनों को अलग अलग तरीके से अपन डिवाइड कर लेते हैं। तो एक हाइड्रोस्फीयर हो जाएगा जिसको अपन जलमंडल लिखते हैं, और दूसरा अपन लिखें यानी लिथोस्फीयर जिसको स्थल मंडल कह सकते हैं। दोनों का एरिया बराबर नहीं है, लेकिन दोनों को इंक्लूड अपन कर देंगे, शामिल करेंगे तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर होगा, 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, यहां पर एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है हमारी पृथ्वी का कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 51 करोड़, और जो एक्चुअल अपन 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर लिख सकते हैं। इसी के आसपास ही सबसे पहले डॉक्टर लोग नाम का व्यक्ति था, उसने हमारी पृथ्वी का जो एरिया है वो तैयार किया था, लगभग इसी के समकक्ष हुआ करता। अब इसमें जैसे पूरी पृथ्वी के बारे में अपन पढ़ते हैं तो विशेष रूप से एग्जाम वगैरह है, यानी उसमें अपन ने तैयारी की है पहले से भी, तो पूरी छोटी क्लासों में, अंडर ग्रेजुएट क्लासें हैं और प्राइमरी क्लासों में ही आ जाता है कि धरती पर जल जाता है, इसलिए उसका रंग कैसा दिखाई देता है, नीला रंग दिखाई देता है। तो उसमें आपने पढ़ रखा है कि 71% भाग यानी 70.8% जो भाग है, इस पर क्या माना गया है, जल माना गया, और 29.2% जो भाग है उस पर स्थल है। इसका मतलब किसका वितरण ज्यादा हो गया, स्थल का वितरण ज्यादा है या जल का? तो अपने को पता चल रहा है कि जल का वितरण ज्यादा, जैसा कि पहले अपन पढ़ भी चुके हैं कि यार जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब पॉपुलेशन के पास में एरिया इतना ही है, इसलिए वो उस कवर करने के लिए वो महासागरों की तरफ बढ़ रही है। लेकिन महासागर भी आज अपन देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यानी सी लेवल राइजिंग हो रहा है, तो वो भी स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्थल है वो सिकुड़ता जा रहा है, महासागर है यानी उनका विस्तार बढ़ता जा रहा है। अब ये तो परसेंटेज में अपन ने लिखा, इसको लगभग 71% लिख सकते हैं। इसको जो स्थल है लिथोस्फीयर, उसको 29.2% अपन ने लिखा। जलमंडल है, इस जल का कितना जो क्षेत्र आता है, तो इसका क्षेत्र अपन लिखे 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर आता है। उसमें केवल और केवल हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल है, जल का एरिया लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जबकि जो लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है, 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। उसमें जो स्थल मंडल आता है, इस स्थल मंडल के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। ये लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ये लगभग 36 करोड़। दोनों को अगर आज अपन जोड़ देते हैं तो वही लगभग 51 करोड़ होगा, और जो आंकड़े अपने सामने लिख रखे हैं उनको अपन जोड़ते हैं तो 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर ये पूरी पृथ्वी है, उसका एरिया। ये इसका परसेंटेज अपन ने लिखा है, 70.8% भाग पर जल है और 29.2% भाग है उस पर स्थल है। अब कई बार प्रश्न ये पूछ लिया आता है कि स्थल की तुलना में जल कितना अधिक है, स्थल की तुलना में जल कितना अधिक है। ध्यान रखिएगा, जैसे प्रश्न आ गया 2 गुना, या फिर दे दिया आता है 3 गुना, 2 गुना से अधिक, 3 गुना से अधिक। तो ध्यान रखिएगा 29, लगभग 29। लेकिन देखिए एग्जामों में प्रश्न आया हुआ भी है कि स्थल है 29%, 29 से अधिक, 29 से कम 21%। ध्यान रखिए 29.2 दे रखा है, इसका मतलब ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो 29 से अधिक ही बताना है अपने को। लेकिन यहां 29 का दुगुना 58 होता है, तो ये 58% से तो ज्यादा है। और 3 गुना अपन देखते हैं 87 होता है, उससे क्या है, कम। 3 गुना से कम है और 2 गुना से क्या है, अधिक है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही करेंगे, यानी 2 गुना से क्या हो गया, यानी अधिक ही हो गया। फिर वैज्ञानिकों ने इसका अनुपात है वो भी निर्धारित किया कि इसका अनुपात करें कि कितने कितने अनुपात में है जल और स्थल।
तो जल और स्थल का अनुपात अगर देखें अपन, तो दोनों का अनुपात यानी जैसे अपन ने लिख दिया स्थल अनुपात जल, ज्यादा होगा उसको बाद में लिखेंगे, और दोनों का जो अनुपात अपन लिखे 1:2.43, इसका मतलब 2 गुना से क्या हो गया, अधिक हो गया। ये दोनों का अनुपात निर्धारित, स्थल अनुपात जल कितना है, 2 गुना से अधिक है स्थल की तुलना, तो 1:2.43। ये तो पूरी पृथ्वी है, यानी इसका अपन ने वितरण बताया है स्थल और जल। लेकिन इसमें अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, जल का विश्व वितरण पढ़ना। अब जल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये सामान्य पूरी पृथ्वी की जानकारी अपन ने प्राप्त की है। जैसे ये अपनी जो पूरी पृथ्वी है और उसमें 29.2% भाग ये स्थल अपन ने लिखा था, और उसके बाद ये 70.8% भाग इस पर जल लिखा है अपन ने। ध्यान रखिएगा, केवल जल के बारे में अध्ययन करेंगे तो इस जल को अपन 100% मान लेंगे। इसको 100% मान लिया तो ये विश्व की कुल जलराशि होगी, इसको कुल जलराशि कह देते हैं अपन। और जो कुल जलराशि है, इस कुल जलराशि का 97.3% जो जल है वो है महासागरीय, कि 97.3% जो जल है वो किस प्रकार का हो गया, महासागरीय। अब आपको यह देखना कि ये महासागरीय जो जल है 97.3%, ये किस प्रकार का हो गया, लवणीय है। और लवणीय होने की वजह से मानव के लिए क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है, यानी खारा जल अपन कह सकते हैं ये। और ये 97.3%। अब 100 में से 97.3% जल अगर अपन निकाल लेते हैं तो शेष बच गया 2.7% जल। अब जो 2.7% जल है ये मानव के लिए किस प्रकार का हो गया, उपयोगी है। जो हिम ग्लेशियर है, नदियां, नहर, तालाब, झील, भूगर्भ है, उससे प्राप्त होता है। इसका मतलब उपयोगी जल कम है। इसी 2.7% जल जो उपयोगी जल है, इसके लिए अपन 22 मार्च को विश्व जल दिवस है, यानी वो मनाते हैं। जबकि 97.3% जल है जो महासागरीय जल है, इसके लिए 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ये तो एक वितरण अपन ने लिखा कि किस प्रकार का पूरी जलराशि का महासागरों में ज्यादा है। अन्य स्रोत हैं जो उपयोगी जल इनसे प्राप्त होता है, यानी उसमें केवल लगभग 3% जल अपन लिख सकते हैं, और ये 97% जल। अब ये जैसे विश्व के मानचित्र को अगर अपन देखते हैं तो विश्व के मानचित्र का अगर अध्ययन किया जाता है तो उत्तरी गोलार्ध और जैसे दक्षिणी गोलार्ध दोनों का अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करें। जैसे ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये जैसे उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका, फिर अपन यूरोप के बारे में लिखते हैं। अगला महाद्वीप आता है जो अफ्रीका महाद्वीप, और फिर अपन ने लिखा ये कौन सा महाद्वीप है, यानी एशिया महाद्वीप है। और यहां पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपन ने लिखा। ये अंटार्कटिका है। ये पूरे विश्व का एक आरेख अपन ने तैयार किया है, खाका मानचित्र अपन लिख सकते हैं, वो अपन ने तैयार किया है। उस खाका मानचित्र को ध्यानपूर्वक अपन देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन अपन लिखेंगे। जैसे ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री का मतलब कौन सी रेखा होगी, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये कौन सा गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। वर्ल्ड मैपिंग में अपन ने इन 7 महाद्वीपों के बारे, कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी अपन ने पढ़ा था, और उसके बाद में अपन ने ओशियंस है उसके बारे में भी पढ़ा। लेकिन यहां एक बहुत ही अच्छी चीज अपने को देखने को मिलेगी। जैसे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये प्रशांत पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, और यहां पर अपन ने लिखा फिर पैसिफिक जो ओशन आ रहा है। तो अब ये उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध, यहां देखिए कि जो लैंडमास एरिया, दक्षिणी गोलार्ध में लैंडमास एरिया कम है,
उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा कि लैंडमास एरिया ज्यादा आ रहा है, तो यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जल का वितरण भी बड़ा प्रभावित होगा। तो इससे अपन ये जैसे उत्तरी ये 0 यानी ग्लोब है अपना, ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री का मतलब कौन सी रेखा होगी, भूमध्य रेखा। ये उत्तरी गोलार्ध और ये कौन सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान से देखिए कि उत्तरी गोलार्ध है उसमें 43% जलराशि है और जो दक्षिणी गोलार्ध आता है इसमें 57% जलराशि है। इसका मतलब जल कौन से गोलार्ध में ज्यादा है, तो जल देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। दक्षिणी गोलार्ध में 57% जलराशि है जबकि उत्तरी गोलार्ध में केवल और केवल कितने प्रतिशत है, 43% जलराशि है। तो ये यानी दोनों गोलार्धों में जल के बारे में अपन ने देखा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज है यानी ग्लोब पर अगर ध्यान पूर्वक अपने विश्व के मानचित्र को देखते हैं ग्लोब पर, तो देखने को अपने को दो प्रमुख विशेषताएं, स्थल और जल दोनों की दो विशेषताएं देखने को मिलेगी। अब दो विशेषताएं किस प्रकार की होगी, नंबर 1 कि जो स्थल और जल है इसका वितरण एक दूसरे के विपरीत है। पहली विषय, जैसे उदाहरण के रूप में अपन लिखें कि जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन, ये प्रशांत महासागर है यानी इसके विपरीत में अफ्रीका का स्थलीय भाग, मतलब ग्लोब पर अपन देखेंगे तब इसके विपरीत में क्या आएगा, अफ्रीका महाद्वीप, उसका लैंडमास एरिया आएगा। उसी प्रकार से जैसे यानी जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर के विपरीत में कौन सा आएगा, अमेरिका महाद्वीप है यानी इसका लैंडमास एरिया आएगा। अटलांटिक जो ओशन है यानी उसमें अपन देखेंगे एशिया कॉन्टिनेंट है उसका एरिया आएगा। और उसी प्रकार ये आर्कटिक ओशन है उसके विपरीत में कौन सा आएगा, अंटार्कटिक ओशियन है यानी ये आएगा। एक विशेषता तो ये। दूसरी विशेषता अपन लिखे महाद्वीप और जो महासागर है ये त्रिभुज के आकार में फैले। महाद्वीप और महासागर कौन से आकार में फैले हुए हैं, त्रिभुज के आकार में। अब जैसे महाद्वीपों का जो आधार आप देखोगे तो इनका आधार आपको उत्तर में देखने को मिलेगा। ये देखिए ये सभी त्रिभुज के आकार में फैले हुए हैं, जितने भी हैं ये सभी त्रिभुज के आकार। और ये इन महाद्वीपों का आधार उत्तर में है और शीर्ष इनका किस दिशा में हो गया, दक्षिण में हो गया। जबकि जो महासागर है उनका जो आधार आप देखोगे दक्षिण में है और शीर्ष देख लीजिए इनका किस तरफ आएगा, यानी उत्तर में आएगा। ये इनका वितरण है यानी त्रिभुज के आकार। तो ध्यान रखिएगा महाद्वीप और महासागर हैं वो किस आकार में फैले हुए हैं, त्रिभुज के आकार में ये सब फैले हुए हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, ये एशिया महाद्वीप हो गया, ये अफ्रीका महाद्वीप। तो ये इनका आधार उत्तर में है और महाद्वीपों का शीर्ष किस तरफ हो गया, दक्षिण। जबकि इधर अब ये देख लीजिए कि ये ओशंस हैं, इनका आधार दक्षिण में है और शीर्ष इनका कौन सी दिशा में मिलेगा, यानी उत्तर में मिलेगा। तो ये तो इनके आकार प्रकार के बारे में और इनका जो यानी दूसरा वितरण है यानी उसके बारे में कौन सा किसके विपरीत दिशा में आ रहा है। तो इसका ध्यान रखें स्थल और जल एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अब देखिए विश्व के जलराशियों के अंतर्गत यानी महासागरों को शामिल किया गया है और उन महासागरों में जैसे उदाहरण के रूप में अपन ने लिख दिया नंबर 1 यानी प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, और दूसरा अपन लिख रहे हैं वो कौन सा आएगा, एटलांटिक महासागर, एटलांटिक जो ओशन है उसको शामिल किया गया। और तीसरे नंबर पे अपन लिखे तो वो कौन सा हो गया, यानी जो हिंद महासागर है और आर्कटिक ओशन है। ये विश्व की जलराशियों में इसको शामिल है, आर्कटिक जो महासागर है इनको विश्व की इसके अलावा प्रावर्त सागर, प्रावर्त सागर है इसमें जैसे भूमध्य सागर आ गया। ये प्रावर्त सागर, प्रावर्त मतलब जो स्थल से घिरे हुए यानी भूमध्य मेरिडियन सी है, भूमध्य सागर हो गया। और अपन ने लिखा जैसे लाल सागर आ गया, चीन सागर आ गया, ये प्रावर्त सागर है उसमें आएंगे। और दूसरा महाद्वीपों के किनारों पर स्थित जो झीलें या खाड़ियां हैं जैसे मैक्सिको
की खाड़ी आ गई, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी आ गई, हडसन की जो खाड़ी है उसको अपन शामिल यानी विश्व की जलराशियों में शामिल किया गया। और दूसरा महाद्वीपों पर स्थित झीलें हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है तो उसमें अपन देखें तो जैसे वृत्त झील आती है, और इधर एशिया महाद्वीप है, एशिया और यूरोप, तो यहां पर जैसे कैस्पियन सागर आता है। ये महाद्वीपों पर स्थित जो झीलें हैं इन सबको वाटर बॉडीज विश्व के जलराशियों में शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा, विश्व के महासागर आते हैं, प्रावर्त सागर है जो स्थल से घिरे हुए हैं, और महाद्वीपों के तटों पर स्थित खाड़ियां हैं उनको भी शामिल किया गया है, और महाद्वीपों पर स्थित जो झीलें हैं उनको विश्व की जलराशियों में शामिल किया गया। इन सब का जो वितरण भी दिया गया है, कौन सी कहां कहां पर है, यानी इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो ये तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज है, इसके बारे में अपन। हाँ विद्यार्थियों, जलीय चक्कर है, हाइड्रोलिक जो साइकिल है यानी इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो जल चक्कर है यानी ये देखिए, तो सबसे पहले यानी जो हमारा धरातल या अपन ये लिखें कि पृथ्वी है, इस पर जल का प्रमुख स्रोत वाटर बॉडीज अपन लिख सकते हैं, यानी जो जलराशियां हैं, इन जलराशियों को जल का प्रमुख स्रोत माना गया है। अब ये जो जलराशियों में विद्यमान जो जल है वो सूर्य तप के द्वारा गर्म होकर के जलवाष्प में बदल जाता है। उस क्रिया को क्या कह दिया जाता है, वाष्पीकरण कहते हैं। कि जो जल ये जलराशियां है उनका जल गर्म सूर्य तप से गर्म होकर के जलवाष्प में बदलता है, उस क्रिया को क्या कह दिया जाता है, वाष्पीकरण है, उसके नाम से उसको जाना आता है। अब ये जो वाष्प है यानी वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल है उसमें जो जलवाष्प पहुंच गई है, ये अनुकूलित तापमान पर, जितना इसको तापमान चाहिए उस अनुकूलित जो तापमान है उस पर संगनित होती है, यानी उसका संगनन अपन लिख सकते हैं, या अपन ये लिखें कि वो संगनित होती है, यानी जो जलवाष्प है वो जल बूंदों में बदलती है, उस क्रिया को क्या कह दिया जाता है, यानी संगनन कहते हैं। और जैसे जल बूंदों में बदलती है उसी से वर्षा यानी वर्षा, हिमवर्षा और यानी ओलावृष्टि जिसको अपन कह सकते हैं ये होती है। अब जब यही वर्षा जलराशियों पर या फिर अपन ये लिख सकते हैं धरातल पर होती है, जलराशियों पर भी हो सकती है और दूसरे शब्दों में ये धरातल पर भी होती है। जब ये जलराशियों में होगी तो पुनः यानी वहां जल पहुंच गया, और धरातल पर होती है तो धरातल का जो अधिकांश जल है पुनः नदियों के द्वारा महासागरों में पहुंचता है। इस प्रकार से एक पूरा चक्कर तैयार होता है, और इसी को क्या कह दिया जाता है, जलीय चक्कर के रूप में उसको जाना आता है। तो ये एक आरेख के द्वारा भी अपन पढ़ते हैं, फिर एक प्रोजेक्टर के द्वारा भी इसको अपन देखेंगे कि किस प्रकार से यानी जो जल चक्र है वो तैयार होता है, और उसमें यानी किस प्रकार से अपन देखें कि एक एग्जाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। तो सबसे पहले जैसे ये अपना सूर्य है, और सूर्य निरंतर सौर विकिरण करता रहेगा, अविरल रूप से ये क्या करेगा, यानी सौर विकिरण करता है। और ये यहां पर अपन ने लिखा है कि महासागर है, ये जलराशियों का प्रमुख स्रोत, सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या हो गया, महासागर है। महासागरीय जो जल ये गर्म होगा और गर्म होकर के जलवाष्प में बदलता है, उसी क्रिया को वाष्पीकरण के नाम से जाना आता है। कि महासागरीय जल गर्म होकर के किस में बदल जाता है, जलवाष्प में बदलता है। और जब यही जो जलवाष्प है जलबूंदों में बदलती है तो जलबूंदों में बदलने की क्रिया को क्या कह दिया जाता है, संगनन के नाम से जाना आता है। और इसी संगनन से अपन देखेंगे क्या बनते हैं, यानी बादल बनते हैं, और बादलों से वर्षा होती है। और यानी बादल और बादलों से फिर अपन देखेंगे कि यानी क्या होती है, यानी वर्षा होती है। और वर्षा का अधिकांश जल पुनः कहां पहुंचेगा, महासागरों में पहुंचता। मतलब ये जो जल यानी जो वर्षा है वो महासागरों पे भी होगी, और दूसरा अपन लिखे जो स्थल है वहां पर भी, लेकिन स्थल का अधिकांश भाग यानी अधिकांश जो जल है नदियों के द्वारा
पुनः महासागरों में पहुंचता है। इस संपूर्ण प्रोसेस है उसको वाटर साइकिल के नाम से जाना आता है, जल चक्र के नाम से इसको जाना आता है। अब कई सारे प्रश्न हो गए। नंबर 1 हो गया, सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि जल चक्र में सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है। तो ध्यान रखो कि जल चक्र में ऑप्शन आता है वाष्पन, तापन, वर्षण, संघनन। तो ध्यान रखिएगा, आप वाष्पन नहीं लिखोगे, सबसे पहले तापन होता है, उसके बाद में वाष्पन, फिर संघनन, उसके बाद बादल बनते हैं और फिर क्या होती है, यानी वर्षा होती है। वो वर्षा जब सहिम वर्षा यानी जल के साथ में यानी जो बरसात हो रही है, यानी जो ओले गिर रहे हैं उसको सहिम वर्षा कहते हैं। अब वो कई बार ओलावृष्टि कैसे होती है कि ये जो जलवाष्प है हवा के साथ में हल्की होगी, धरातल की ओर आगे बढ़ती है, और जब वायु का वेग अधिक होता है तो ये जलवाष्प क्या है, यानी इस पर्वतों से टकरा करके ऊंचाई तक चले, और जैसे जैसे अपन ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान कम होता है, तापमान कम होते यही जलवाष्प जलबूंदों में बदल जाती है। और कई बार ज्यादा तीव्र वेग से हवा चलती है तो तेज गति से टकरा करके अवरोध से काफी ऊंचाई तक चले, तब वो क्या होती है, जलवाष्प जलबूंदों में न बदल करके हिम में बदल जाती है, उससे अपन कहते हैं ओलावृष्टि होती है। ध्यान रखिए कि जब भी बरसात होती है तो जल की बूंदें गोल क्यों होती है, पृष्ठीय, हमारी पृथ्वी का जो पृष्ठीय तनाव है उसकी वजह से बूंदें किस प्रकार की हो जाती है, यानी गोले होती है। तो ये एक आरेख के द्वारा अपन ने समझा। तो सबसे पहले तापन, फिर वाष्पन, उसके बाद संघनन। संघनन किसे कहते हैं कि जब जलवाष्प जलबूंदों में बदल जाती है उस क्रिया को क्या कह दिया जाता है, संघनन के नाम से उसको जाना आता है। अब ये जैसे वाष्पन है, यानी उस वाष्पीकरण की अपन दर देखते हैं। वाष्पीकरण की जो दर है और फिर वापस वर्षा की दर भी अपन लिखेंगे, वर्षा की मात्रा है यानी उसके बारे में भी अपन। तो सबसे पहले देखो वाष्पीकरण की अगर अपन दर देखते हैं तो वाष्पीकरण प्रतिवर्ष जो महासागर है उन्हें महासागरों से, और दूसरा जो स्थलीय भाग है यानी इन दोनों में वाष्पीकरण की अगर दर अपन देखें, महासागरों से प्रतिवर्ष 4.55 लाख घन किलोमीटर यानी जो वाष्पीकरण होता है ये महासागरों से प्रतिवर्ष वाष्पीकरण होता है। जबकि जो जलीय यानी जो ये जलीय भाग का वाष्प, जबकि स्थलीय जो भाग है यानी उससे प्रतिवर्ष 0.62 लाख घन किलोमीटर वाष्पीकरण होता है। अब कईयों के दिमाग में आ रहा है कि सर स्थल से वाष्पीकरण कैसे, स्थल में जो मिट्टी होती है उसमें नमी पाई जाती है, दूसरा नदियां भी हैं और जलाशय भी हैं, इसके साथ में झीलें भी हैं, नहरें भी निकाली गई है। इन सब से 0.62 लाख घन किलोमीटर प्रति वर्ष वाष्पीकरण होता है। अब यहां अपन देखते हैं दोनों से वाष्पीकरण की दर देख लेते हैं, और दोनों से जब वाष्पीकरण की दर अपन इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5.17 लाख। तो ये 5.17 लाख घन किलोमीटर वाष्पीकरण की मात्रा है, ये वायुमंडल में चली जाती है। और जैसे ये 5.17 लाख घन किलोमीटर जो वाष्प है यानी जिसको जलवाष्प अपन लिख सकते हैं, यही जलवाष्प वही प्रक्रिया होगी, संघनन होगा, बादल बनेंगे और फिर बादलों से क्या होगी, वर्षा होगी। अब इससे यानी 5.17 लाख घन किलोमीटर जो जलवाष्प है इससे महासागरों पर वापस देखो वर्षात होगी, उस वर्षा के द्वारा अपन वापस, और जो स्थल है यानी इस पर पुनः यानी क्या होगी, वर्षा। और वर्षा होगी तो जो महासागर है ये कितने जल प्राप्त कर पाएंगे, तो इनके जल प्राप्त करने की जो दर है देखो 4.55 लाख घन किलोमीटर महासागरों से वाष्पीकरण के रूप में वायुमंडल है उसको जल प्राप्त हुआ था। अब महासागर जैसे 5.17 लाख घन किलोमीटर जो जलवाष्प है ये वर्षा के रूप में पुनः प्राप्त होगा, तो यानी जो महासागरों को प्राप्त कितना हो गया
4.09 लाख घन किलोमीटर जल वापस महासागरों को प्राप्त होगा। और जो स्थल है इसको कितने जल की प्राप्ति होगी, तो स्थल को यानी 1.08 लाख घन किलोमीटर जल की प्राप्ति होगी। यहां बड़ा इंटरेस्टिंग बिंदु बन गया कि स्थल से कितनी जलवाष्प प्राप्त हुई थी, 0.62 लाख घन किलोमीटर जलवाष्प की प्राप्ति हुई थी, लेकिन स्थल कितनी मात्रा में वापस जल प्राप्त कर रहा है, तो यहां पर देख रहे हैं कि 1.08 लाख घन किलो। इसका मतलब है हानि की बजाय अधिक मात्रा में जल प्राप्त कर रहा है। कितना अधिक जल प्राप्त कर रहा है, तो यह अपन ने लिखा 0.46 लाख घन किलोमीटर जल ज्यादा प्राप्त करेगा। कौन करेगा, यानी जो स्थल है ये यानी 0.76 घन किलोमीटर जल ज्यादा प्राप्त करेगा, जबकि जो महासागर है वो 0.46 घन किलोमीटर जल कम प्राप्त करेगा। लेकिन जो ये जल स्थल ने ज्यादा मात्रा में प्राप्त किया है ये भूगर्भ में चला आता है और उस भूगर्भ से अपन वापस प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से फिर वो वाष्पीकरण वगैरह उपयोग होता रहता है और ये जलीय चक्र और पुनर्भरण की प्रक्रिया प्रोसेस जारी रहती है। तो ध्यान रखिएगा, वाष्पीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ये वाष्पीकरण की दर में अपन ने लिखा कि महासागरों से प्रतिवर्ष कितनी जलवाष्प प्राप्त होती है, 4.5 लाख घन किलोमीटर। स्थल से जिसमें मिट्टी, नदियां, जलाशय और झीलें, उनसे 0.62 लाख घन किलोमीटर, दोनों को जोड़ दिया तो हमारा जो वायुमंडल है कितनी मात्रा में जलवाष्प प्राप्त कर रहा है, 5.17 लाख घन किलोमीटर जल। और यही यानी अनुकूलित तापमान पर संघनित होकर बादल बनेंगे, फिर बरसात होगी। महासागरों पर कितनी बरसात हो जाएगी, 4.09 लाख घन किलोमीटर, जबकि स्थल पर प्लस हो रही है 1.08 लाख घन। कितनी प्लस हुई, प्लस 0.46। अब इन दोनों को अगर अपन जोड़ देते हैं तो ये वापस पुनर्भरण हो जाएगा, वापस उसी जगह अपन यानी 5.17 लाख घन किलोमीटर। इस प्रकार ये पुनर्भरण की प्रोसेस चलती रहती है। इसी क्रिया को जलीय चक्र के नाम से और पुनर्भरण की प्रक्रिया, अब प्रोजेक्टर के पुनर्भरण की प्रक्रिया के द्वारा इसको जाना आता है। अब अपन एक प्रोजेक्टर के द्वारा वाटर साइकिल के बारे में और समझते हैं। दी वाटर साइकिल यानी जो जल चक्र है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी प्रोजेक्टर के द्वारा ये चित्र है, इसको अंत तक आप देखेंगे। तो सबसे पहले वाटर स्टोरेज इन ओशियन, जो महासागर हैं हमारी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर हैं, इनको जल का संग्रहण केंद्र माना गया है, वाटर स्टोरेज क्षेत्र यानी का दर्जा दिया गया है। अब जो ये 71% भाग पर है, ये सन यानी जो सूर्य है निरंतर सौर विकिरण करता है और इस सौर विकिरण से महासागरीय जल गर्म होगा और गर्म होने के बाद में इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। और वाष्पीकरण यानी जो जल गर्म होकर के जलवाष्प में बदलता है उसी क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यही जलवाष्प वायुमंडल में जाकर अनुकूलित तापमान पर यानी संघनित होती है, यानी कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है। और यही जो संघनित है, ये जो वाटर स्टोरेज इन द एटमॉस्फेयर यानी बादलों के रूप में हमारे वायुमंडल है उसमें संग्रहित हो जाते हैं। और उसके बाद में प्रेसिपिटेशन के द्वारा यानी जो बरसात होगी बादलों की प्रक्रिया से, ये बरसात यही बरसात अपन लिखें पर्वतों पर भी होती है, यानी स्थलीय जो ये वहां पर भी होगी। यानी ये जो जल है ये नदियों के द्वारा महासागरों में भी जाता है, ग्राउंड वाटर यानी डिस्चार्ज है यानी जो भूमिगत जल है उसके रूप में भी, फ्रेश वाटर के रूप में भी और ये नलिकाओं के रूप में भी होगा। और फिर पुनः ये जल गर्म होकर के वाष्पित होकर के वापस ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को वाटर साइकिल के नाम से जाना।
हाँ, तो धन्यवाद दोस्तों। ये अपन ने यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज एंड वाटर साइकिल है, यानी इसके बारे में अपन ने चर्चा की है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यानी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, और आगे वाले वीडियो, क्योंकि आगे भी अपन जो हाइड्रोस्फीयर है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, तो इससे पहले आपको DR ऑनलाइन स्टडी पॉइंट है यानी उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, जिससे आगे के वीडियो की आपको जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।